Jai Jinendra, all of you. Welcome to the 6th class of Auditing and Assurance of CA Inter. Hope you have watched the earlier videos and learned the topics covered therein. Proceeding further with the continuing video regarding elements of system of quality control. So, we are starting with page number 1.27. Acceptance and continuance of client relationships and audit engagements. एंगेजमेंट पार्टनर को शेल बी सेटिस्फाई हो जाना चाहिए कि अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स लगाए गए हैं विद रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स. ठीक है, अब ये SQC 1 का क्वेश्चन है. RTP में 18 और May 19 में अटैम्प्ट में आपके आ चुका है. ये अच्छा क्वेश्चन है. ये SQC 1 रिक्वायर करता है फर्म को, फर्म मतलब यहाँ पर है ऑडिट फर्म को, टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ले बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट स्टार्ट करने से पहले. ठीक है, इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की लेगा? सच एज फॉलोइंग असिस्ट इन्फॉर्मेशन सच एज द फॉलोइंग असिस्ट द एंगेजमेंट पार्टनर इन डिटरमाइनिंग वेदर द डिसीजंस रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट आर अप्रोप्रिएट. ये जो इन्फॉर्मेशन सच एज द, ये जो नीचे दे रखी है, ये असिस्ट करेगी कि उसको एक्सेप्ट आगे करना चाहिए एंगेजमेंट को या नहीं करना चाहिए. अब पहला पॉइंट वो देखेगा कि इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी कैसी है प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट की और TCWG की ऑफ द एंटिटी. वेदर द एंगेजमेंट टीम इज़ कॉम्पिटेंट, जो एंगेजमेंट टीम है और ऑडिट फर्म की जो एंगेजमेंट टीम है जो एंगेजमेंट पार्टनर के साथ काम करेगी, फॉर एग्जांपल द आर्टिकल्स, वो कॉम्पिटेंट हैं भी या नहीं है इस ऑडिट को करने के लिए, उनके पास नेसेसरी कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है, उनके पास टाइम विद इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज. वेदर द फर्म एंड द एंगेजमेंट टीम कैन कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जो ऊपर हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी इंक्लूडिंग विद इंडिपेंडेंस, वो हम लोग कंप्लाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट हैव अराइजन ड्यूरिंग द करंट और प्रीवियस ऑडिट के अंदर जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आए हैं वो हम लोग कंटिन्यूइंग आगे रिलेशनशिप अगर हम लोग अगले साल भी ऑडिट करेंगे तो उनको हम लोग उसके इम्प्लीकेशंस देखेंगे कि इनके उसके कारण कुछ इसके कारण इम्प्लीकेशन तो नहीं आएगी हमारे ऑडिट के ऊपर कि हमारे को नहीं करनी चाहिए अब इनके ऑडिट. अब ये अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ द एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन्स इन्फॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड द फर्म टू डिक्लाइन द ऑडिट एंगेजमेंट डेट द इन्फॉर्मेशन बीन अवेलेबल अर्लियर, अगर हमारे को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन बाद में मालूम पड़ती है जो हमारे को पहले मालूम पड़ जानी चाहिए थी, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल कम्युनिकेट दैट इन्फॉर्मेशन प्रॉम्प्टली टू द फर्म. तो एंगेजमेंट पार्टनर उस इन्फॉर्मेशन को फर्म को डायरेक्टली मतलब इंस्टेंटली प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म कर देना चाहिए, कम्युनिकेट कर देना चाहिए, सो दैट द फर्म एंड द एंगेजमेंट पार्टनर कैन टेक द नेसेसरी एक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्सेज. फर्म पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स डेवलप करेगा ह्यूमन रिसोर्स के लिए, क्योंकि जब ऑडिट होती है तो वो करता कौन है? पर्सनल मतलब कि इंगेजमेंट टीम. और अगर वो इंगेजमेंट टीम में कैपेबिलिटीज़ और क्वालिटी नहीं होगी तो उस कारण से क्वालिटी भी मेंटेन नहीं रहेगी. तो फर्म को पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर डेवलप करने पड़ेंगे ताकि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सके कि उसके पास सफिशिएंट पर्सन है जिनके पास कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी एंड कमिटमेंट है टू द एथिकल प्रिंसिपल्स जो कि नेसेसरी है टू परफॉर्म द एंगेजमेंट. अब इन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स में इन इश्यूज़ पे स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि पर्सनल का रिक्रूटमेंट, उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, उनकी कैपेबिलिटीज़, कंपिटेंसी, उनका करियर डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन और एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल लीड्स. अगर हम लोग इन इश्यूज़ को ध्यान में रखेंगे यानी कि फर्म, तो फिर उस हिसाब से वो असरटेन कर सकते हैं कि नंबर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द फर्म इंगेजमेंट. अगर एक ही जना बहुत सारा काम कर सकता है तो वो इंगेजमेंट टीम में कम से कम जनों को रखेगा, और अगर बहुत सारे जनों के पास कैपेबिलिटीज़ है जो कि ऑडिट को ढंग से परफॉर्म कर सकती है तो उसी अकॉर्डिंगली वो पर्सनल रखेगा. नेक्स्ट पॉइंट, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. The firm should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that engagements are performed in accordance with professional standards. Firm को ऐसे policies और procedures बनाने चाहिए to provide it with reasonable assurance, जिससे वो reasonable assurance निकाल सके दैट एंगेजमेंट्स जो हो रहे हैं, जो परफॉर्म कर रही है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. एंड दैट द फर्म और द एंगेजमेंट पार्टनर इशूज रिपोर्ट्स दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, और उसी के हिसाब से हम लोग जो हमारी ऑडिट फर्म है उसी के हिसाब से रिपोर्ट को इशू कर रही है एज पर द सर्कमस्टांसेस. थ्रू इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स द फर्म सीक्स टू एस्टैब्लिश कंसिस्टेंसी. फर्म को कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए उसके पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स से, ताकि वो एक ही हर तरीके के ऑडिट में उन्हीं तरीके के पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को लगा पाए. इसको अकम्प्लिश करने के लिए वो क्या करेगी? रिटर्न या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल्स बना सकती है, सॉफ्टवेयर टूल्स बना सकती है, अदर फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंटेशन बना सकती है कि हमारे को सब में इतने डॉक्यूमेंटेशन हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, और एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट मैटर स्पेसिफिक गाइडेंस मैटर्स लगा सकती है. मैटर्स एड्रेस्ड इंक्लूड द फॉलोइंग. वो क्या क्या मैटर्स एड्रेस करेंगे वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स में?
हाउ एंगेजमेंट टीम्स आर ब्रीफ्ड ऑन द एंगेजमेंट के अंदर अगर हम लोग किसी एंगेजमेंट के अंदर ऑडिट टीम जा रही है तो हम लोग उसको कैसे ब्रीफिंग दे देंगे अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्क, प्रोसेसेस फॉर कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स को हम लोग कैसे कंप्लाई करेंगे, एंगेजमेंट सुपरविजन का प्रोसेस क्या रहेगा, स्टाफ ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, कोचिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग द वर्क परफॉर्म, एक वर्क जब परफॉर्म हो गया है, ऑडिट कंप्लीट हो गई है तो उसको रिव्यू कैसे करेंगे, सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हम लोग कैसे लगाएंगे और रिपोर्ट हम लोग कैसे इशू करेंगे, अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड एंड ऑफ द टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग अप्रोप्रिएट करके रखेंगे क्योंकि ऑडिट फर्म्स का भी आजकल पीयर रिव्यू होता है और क्वालिटी रिव्यू भी होता है, प्रोसेसेस टू कीप ऑल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स करंट। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग। जो भी अभी तक सीए फर्म ने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ जो डेवलप करे प्रोसीजर्स वगैरह ऊपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स के लिए, अब उनको मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि वो रेलेवेंट हैं, एडुकेट हैं, वो ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, या फिर वो कंप्लायंस है कि नहीं है ऑफ द एथिकल प्रैक्टिसेस। तो उसके लिए फर्म को पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स डेवलप करने पड़ेंगे जिससे कि वो उन्हें मॉनिटर कर सके। तो अगर वो से पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स डेवलप करेगा मॉनिटरिंग के लिए तो उसका मेन पर्पस क्या होगा, इवेल्युएट करना कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ, इवेल्युएट करना कि क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम जो है वो अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन हुआ था कि नहीं हुआ था और वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी हुआ है कि नहीं हुआ, और तीसरा इवेल्युएट करना कि जो फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स है वो अप्रोप्रिएटली अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है फर्म में, और उसके साथ साथ जो हम लोग रिपोर्ट इशू कर रही है फर्म सीए फर्म वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है उन सर्कमस्टेंसेज में जिसमें एंटिटी ऑपरेट कर रही है। सो इसको मॉनिटरिंग को हम लोग दूसरा नाम देते हैं फॉलो अप। तो यहाँ पर एक तरीके से जब हम लोग मॉनिटर या फॉलो अप करेंगे तो उससे अगर हम लोग को कोई कहीं पर कुछ गड़बड़ है तो हम लोग उसको हाथों हाथ सही भी कर सकते हैं, मतलब कि बहुत लेट नहीं होगा, तो अकॉर्डिंगली हम लोग करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई मिस्टेक हुई हो, तो इसलिए मॉनिटरिंग ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। एज पर ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स, प्री कंडीशंस की आपको डेफिनेशन दी है इस ऐसे के अंदर। इस ऐसे को हम लोग बाद में पूरा डिटेल में कवर करेंगे हमारे अगले वीडियोस के अंदर। प्री कंडीशंस का मतलब होता है मे बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ बाय मैनेजमेंट, जो नीचे आप ये देखिए यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये पॉइंट दे रखा है कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं उसमें एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज़ करा भी है या नहीं करा है। मतलब एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब हो गया अगर कंपनी है तो अगर जिसके ऊपर इंडियास लग रहे हैं तो इंडियास, और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनको यूज़ करा है मैनेजमेंट ने या नहीं करा है। एंड द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट टू द प्रेमाइज ऑन विच एन ऑडिट इज कंडक्टेड, जिस बेसिस पर ऑडिट कंडक्ट हो रही है मैनेजमेंट उस बेसिस को एग्री कर रहा है कि हाँ बिल्कुल सही बेसिस पे ऑडिट कंडक्ट हो रही है। अब इसको एस्टेब्लिश करने के लिए कि प्री कंडीशंस एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, उसे डिटरमाइन करना पड़ेगा कि जो एंटिटी ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर रही है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, मतलब कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद उसको मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेना पड़ेगा कि मैनेजमेंट जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नोलेज कर रही है कि नहीं कर रही है। मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल है या नहीं है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मैटर्स। साथ ही साथ अगर ऑडिटर ऑडिट के दौरान कुछ इन्फॉर्मेशन और मांगता है ऑडिटर से या फिर कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगता है तो वो ऑडिटर को प्रोवाइड करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ ही साथ अगर किसी पर्सन से कंफर्मेशन के लिए ऑडिटर एसेस मांगता है तो उसको अनरिस्ट्रिक्टेड एसेस देना, क्योंकि ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उन्हें थर्ड पार्टी से भी कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए अनरिस्ट्रिक्टेड एसेस देना इज ऑल्सो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके लिए मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ऑब्टेन करना कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहा है इज ऑल्सो प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट विच ऑडिटर हैज़ टू चेक। इस आंसर को अगर आपको याद करना है तो आप इसको ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं कि सबसे पहले इस आंसर में 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, उसके बाद इस आंसर में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और वापस से उसके बाद इस आंसर में 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट। आपको ये ऐसे ही याद रखना पड़ेगा कि पहले 2 पॉइंट्स एफआरएफ एक्सेप्टेबल है या नहीं है, फिर दूसरे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, फिर वापस से 3 पॉइंट देंगे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 होती है, प्रिपरेशन करने की, इंटरनल कंट्रोल्स लगाने की और ऑडिटर को एक्सेस देने की इन्फॉर्मेशन, जो कि 3 तरीके की होती है, एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सनस। ठीक है,
So friends, here we are winding up this video. Remaining topics will be covered in our upcoming videos. Hope you are liking these videos. Please give your responses in the comment box below. Learn the topics covered in the video hand to hand so that audit may not become burdensome for you. Like the video, subscribe the channel and share it with your